हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चलेंगे आज से इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जाने आज से हम लोग। तो इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी जुटाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन समझे। यहाँ पे अर्थशास्त्र का डिफिनेशन, अर्थशास्त्र या इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था ये भी जान जाए थोड़ा सा। अब अर्थव्यवस्था है क्या, इसको समझेंगे तो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था बना किससे है, यहां से हम लोग समझे। अर्थव्यवस्था, अर्थ ये दो टर्म से बना है। एक पहला अर्थ और दूसरा व्यवस्था। अर्थ से हम लोग क्या समझेंगे, अर्थ का अर्थ होता है मुद्रा, मुद्रा। और व्यवस्था का अर्थ होता है प्रणाली। मतलब प्रणाली का अर्थ क्या होता है, जैसे सिस्टम नहीं होता है, सिस्टम के सिस्टम से चलना है, एक शासन प्रशासन प्रणाली, उसी तरह ये क्या हुआ, प्रणाली। तो इसका अर्थ है सही तरीका, सही तरीका से चलना है। तो मुद्रा का सही तरीका से चलना, कंसेप्ट समझेंगे इसका। मुद्रा का सही तरीका से चलना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। यानी मुद्रा, यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का मुद्रा। और ये कैसे चलेगा, सही तरीका से, गलत तरीका से नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए ये हम लोग। दूसरा, तो मुद्रा कहां से, मुद्रा के लिए, मुद्रा अगर किसी को देंगे तो उससे कुछ चीज लेंगे उत्पादन के तौर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहां से मुद्रा दिए हैं तो कोई उससे वस्तु खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे। तो वो वस्तु हम लोग यहाँ क्या खरीदेंगे, किसी से खरीदेंगे, वस्तु खरीदे। तो कॉमन सेंस लगाए, मुद्रा दिए उससे हम लोग क्या किए, वस्तु खरीदे। ये जो वस्तु बेचने वाला था, तो ये जो वस्तु बना इसका उत्पादन हुआ होगा, ये उत्पादन हुआ होगा। तो बस यही तरीका समझ जाना हम लोग को। मेन क्या हुआ कि ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का लेन देन हुआ, सही तरीका से लिए दिए, लेकिन उसके बदले कुछ सामान हमको खरीदे, कुछ उससे लिए, ये हुआ, उससे मुद्रा दिए। तो उस वस्तु के उत्पादन में क्या क्या लगा होगा। तो सबसे पहले तो ये एक डिफिनेशन क्लियर हो गया अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का, कि मुद्रा का सही तरीका से चलन ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा को समझेंगे यहाँ पे। दूसरा क्या कहलाया, ये यहां समझे, उत्पादन। अब ये उत्पादन के आधार पे हम लोग क्या डिफिनेशन तैयार करेंगे कि कम संसाधन, यानी बहुत कम चीज में ज्यादा चीज का उत्पादन कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। यानी समझे कि अगर यहाँ पे हम 10 रुपया खर्च करके, 10 रुपया खर्च किए और खर्च करके कोई सामान बनाए और हम उसको 20 रुपया में बेचे, तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर हम उसको 10 रुपया में बनाकर और 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये घाटा हो गया। तो ये उत्पादन करने में 10 रुपया लगा और बेचने में 20 रुपया, तो इससे इकोनॉमिक्स चलेगा। और इससे इकोनॉमिक्स क्या होगा, इकोनॉमिक बैठ जाएगा। तो कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन, कम चीज लगाएंगे, कम पैसा लगा के उत्पादित करेंगे, उस पर ज्यादा मुनाफा पैसा कमाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। यानी कम संसाधन, पहला डिफिनेशन, मुद्रा का सही तरीका, सही तरीका से चलना क्या कहलाता है, चलना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहलाता है। दूसरा, ये जो उत्पादन हम लोग की है, इसी उत्पादन के बदले तो हमको मुद्रा चलाना है, किसी वस्तु के बदले। तो कम संसाधन, यानी बहुत कम हमको मिला, कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन, कम संसाधन में, कम संसाधन में
ज्यादा उत्पादन, उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादन को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ये दो तरीका देखे उत्पादन। अब इसके हम लोग प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि कम संसाधन हो, ज्यादा उत्पादन हो, और इसी उत्पादित वस्तु पे हमको मुद्रा सही तरीका से चलाना हो। यानी 10 रुपया का चीज है, खरीदेंगे तो पैसा उसके पास जाएगा तो चलेगा सही। कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन करेंगे, जिससे क्या होगा, पैसा का चलन सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ उत्पादन मेन हो गया, उत्पादन आप लोग देख लिए। इसी अब उत्पादन को कैसे करना, इस आधार पे हम लोग इसका टाइप बांटते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, यानी अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार यानी टाइप्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये उत्पादन देखते हैं। ये उत्पादन के आधार पे ही हम लोग बांटेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या देखें यहाँ पे, उत्पादन। इसको समझें, अगर इसको समझ गए हम लोग तो काम हो जाएगा। तो उत्पादन के लिए क्या क्या कारक होना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसके कारक। तो पहला कारक तो ये होना चाहिए, किसी चीज को उत्पादित कर रहे हैं, एक यहाँ कोई सामान बना रहे हैं हम लोग, तो ये जगह चाहिए। जहां ये चप्पल का ही फैक्ट्री खरीद लिए, इंक का ही किसी चीज का फैक्ट्री खोले, तो उसके लिए एक भूमि चाहिए यहाँ पे, और भूमि पे कुछ लेबर चाहिए यानी श्रमिक चाहिए, ये काम करने वाले चाहिए। दूसरा, ये जो इसके लिए हम लोग को पैसा भी तो चाहिए। कोई चीज बना रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए हम लोग को, सबसे पहले एक भूमि चाहिए, जगह चाहिए। अब वो भूमि हम लोग रेंट पे ले सकते हैं या अपना भी हो सकता है, उसका मालिक खुद हो सकते हैं। दूसरा, हम आप लोग को एग्जांपल देके समझाएंगे। दूसरा, उस पे जो काम करने वाले लेबर या श्रमिक होने चाहिए, उस पे जो काम करते हैं कर्मचारी, तो वो होने चाहिए। दूसरा, दो चीज हुए कंपोनेंट्स। तीसरा, उसमें क्या हुआ कि उसमें पैसा चाहिए, पूंजी, यानी तीसरा पूंजी हो गया। और चौथा, उसका कोई मालिक होना चाहिए, यानी पूंजी लगाने वाला होना चाहिए। तो पहला हम लोग को क्या देखें, यहाँ पे मानिए कि ये रेलवे है, रेलवे ये स्टेशन एक ठो हो गया, समझिए यहाँ पे। तो ये रेलवे का अपना जमीन होता है। ये जमीन जो हुआ, जो रेल ट्रैक जाता है, वो रेलवे का अपना जमीन है, यानी सरकारी हो गया। इस पे जो कर्मचारी काम करते हैं, जो भी होते हैं रेलवे में, वो भी, यानी वो आदमी हुए ना, उसके कर्मचारी हुए, तो वो भी सरकारी होते हैं। दूसरा, तीसरा, ये जो स्टेशन है, जगह हो गया, और ये जो पैसा इस पे इन्वेस्ट किया वो सरकार का हुआ, और इसका मालिक भी क्या हो गया, सरकार है। तो क्या समझे आप लोग कि जमीन भी सरकार का, यानी रेलवे का अपना, वो पैसा उस पे कौन इन्वेस्ट किया, सरकार इन्वेस्ट किया, और मालिक कौन है, खुद सरकार है, और कर्मचारी भी उसके सरकारी हैं। उसी तरह एक प्राइवेट कंपनी यहां मान लीजिए, ये हो सकता है ये किराया पे लिया हो मालिक, या फिर अपना हो। दूसरा, पैसा लगाएंगे यहाँ पे, कुछ वर्कर को रखेंगे जिससे काम हो, और फिर उससे कोई वस्तु उत्पादित करेंगे, यही ना होगा। जैसे ये क्या उत्पादित करते हैं, तो ये एक जगह से दूसरे स्टेशन भेजते हैं, उसके बदले वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, टिकट, यही ना, टिकट का पैसा लेते हैं, तो ये इससे इनका इनकम होता है। तो उसी तरह उत्पादन पे किस किस चीज का कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। पहला कंपोनेंट होगा पूंजी, पूंजी। दूसरा, श्रमिक। लेबर। तीसरा, भूमि, भूमि या स्थान। और ये देखें, ये सरकारी या प्राइवेट, ये सरकारी या प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। पूंजी लोन पे भी लिया जा सकता है, कोई वह काम करने के लिए, ऋण पे भी आ सकता है, और अपना भी लगा सकते हैं। चौथा, उद्यमी। ये देखें,
अब उद्यमी इसको समझेंगे हम लोग। क्या अभी तक समझे? पूंजी, श्रमिक, भूमि और उद्यमी। चार कंपोनेंट है किसके? उत्पादन के। तभी किसी चीज का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। फिर से याद रखें, चार चीज कौन कौन से? पूंजी, श्रमिक, लेबर, यानी ये हम लोग इस पे पैसा लगाए हैं, हम लोग नहीं, वो मालिक लगाए होंगे। ये भूमि लिए होंगे रेंट पर या उनका अपना होगा, वर्कर रखे होंगे, या फिर ये सरकारी होंगे या फिर प्राइवेट होंगे, या तीसरा इस पे कोई अपना पैसा लगाया होगा, उद्यमी कहेंगे। अब ये देखे इधर थोड़ा सा इसको कंसेप्ट यानी पूंजी और ये उद्यमी का क्लियर कर लिया जाए हम लोग इसको, ताकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर लिया जाए। इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? उद्यमी समझे, जो ये होते हैं उद्यमी, ये दो प्रकार के होंगे। अब कोई भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, कोई भी काम शुरू किए यहाँ पे, तो अगर इसका एक कंपनी ही बना लिए हम लोग, माने ये कोई कंपनी बना लिए, तो इस कंपनी का अगर कोई एक मालिक है, एक, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी कि नहीं देखते हैं कोई दुकान खुला है, ये दुकान, ये किराना दुकान, प्रोप्राइटर भाई ये कुमार। तो उसी तरह अगर एक मालिक है, उस चीज के एक मालिक है तो प्रोप्राइटर। अगर उसमें बहुत सारे मालिक हैं तब उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट लिमिटेड में होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझें कि मानिए कोई एक मालिक है, 10 करोड़ रुपया का बिजनेस शुरू किया, कोई काम शुरू किया, तो ये 10 करोड़ रुपया क्या किया? 5 करोड़ अपने लगा दिया। इसको समझेंगे थोड़ा सा। और 5 करोड़ रुपया उस कंपनी का क्या करता है? शेयर बेच देता है। अब अगर यहां पे थोड़ा समझेंगे, अगर ये शेयर बेचा, यानी किसी को कहा कि आप भी मालिक बने आ जाइए, तो ये 50% नहीं किसी को बेचेगा, नहीं तो कोई दूसरा आके 5 करोड़ खरीद के तो दो मालिक हो जाएंगे। मालिक तो दो हो गए, तो ये प्राइवेट लिमिटेड हुआ। तो ये अपना मालिक मतलब कि मालिकाना हक के लिए इसको क्या करता है कि 10,000 लोग इसको खरीदेंगे, 10,000 लोग इसको खरीदेंगे। तो कम से कम 10,000 लोग इसको खरीदेंगे, तो 10,000 एक ने इसके मालिक हो गए, एक तो नहीं हुए। उसी तरह यहां पे मालिक कितना? एक। तो उद्यमी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रोप्राइटर हो सकते हैं या फिर ये प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, बहुत सारा मालिक। जैसे उद्यमी में हम लोग सरकारी में पढ़ेंगे कि एक ही सरकार होता है, एक ही सरकार मालिक होता है उसका, जैसे सरकार। तो वो क्या हो गया? ये प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड नहीं हुआ, वो क्या हो गया? सरकार। तो सरकार प्राइवेट लिमिटेड, तो सॉरी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोप्राइटर के तौर पर सरकार आ जाएंगे। तो इस आधार पे हम लोग अब अर्थव्यवस्था को बांटेंगे। फिर समझें, यहाँ पे क्या देखें? अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी मुद्रा का सही तरीका से चलन, सही तरीका से चलना अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर किसी मुद्रा कब चलेगा? कोई वस्तु खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो कोई वस्तु जब खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा देंगे तो मुद्रा चलेगा, तो ये वस्तु का उत्पादन होगा। तो कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन को क्या कहते हैं? को हम लोग अर्थव्यवस्था। अब उत्पादन पढ़े तो हम लोग दो चीज क्लियर कर लिए, अर्थव्यवस्था, उत्पादन। उत्पादन पे हम लोग क्या, इसके बहुत आधार हैं, इसको बांटेंगे। उत्पादन में क्या क्या चीज चाहिए हम लोग को? तो सबसे पहले चाहिए पूंजी, फिर चाहिए श्रमिक, फिर चाहिए स्थान, और ये लोन भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। श्रमिक सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट, ये देखेंगे हम लोग। भूमि अपना हो सकता है, किराया पे भी लिया जा सकता है। उद्यमी एक हो सकता है, एक से अधिक, एक को प्रोप्राइटर, दूसरे को प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इसी आधार पे हम लोग बांटेंगे, पहला पहला क्या लिखेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसको समझे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कैपिटलिज्म या कैपिटल इकोनॉमिक। तो कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझेंगे। पूंजीवादी, ये उत्पादन देख रहे हैं। अब ये इसी उत्पादन के चार कारक आप देख रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स। कितने कारक हैं उत्पादन के? 4 कारक हैं, यानी कंपोनेंट्स हैं।
तो 4 कंपोनेंट्स जब इस चारों कारक यानी चारों कंपोनेंट्स पे किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसको कैपिटल इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी उत्पादन के सभी यानी सभी मतलब 4 कारक, सभी कारकों पर हम बोल भी रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, कारकों पर निजी व्यक्ति या निजी स्वामित्व, निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तब हम लोग उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स से हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा इसको हम हटाएंगे, आप लोग इसको लिख सकते हैं तो लिख ले। ये समझे इधर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या, इस पे चारों कारकों पे किसका अधिकार हो गया, किसी एक निजी व्यक्ति का। इसको याद रखेंगे, किसी निजी व्यक्ति का जब अधिकार हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ घाटे हैं, इसका मकसद क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको हम आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब देखें इसको, इसका मेन मकसद क्या है उसको हम लोग समझें थोड़ा सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो मकसद क्या है, पैसा कमाना, सबसे बड़ा मकसद तो वही है उसमें, पैसा कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या है, एम क्या है, पैसा कमाना, पैसा कमाना। अच्छा, इसका तो ये फायदा हो गया, पैसा तो कमा लिए, लेकिन इससे क्या होता है, समाज में भेदभाव आता है। तो दूसरा क्या होगा, समाज में भेदभाव पैदा होता है। यानी इसमें समाज को हित में ना रखकर किसको हित में रखा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक प्राइवेट का हाथ में है, चारों कारक उसी के हाथ में। तो इसमें किसका ध्यान रखा जाएगा, पैसा का, इसमें समाज का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इसमें समाज के साथ, इसमें समाज को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसमें समाज को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये तो हम लोग समझ गए, पैसा कमाना। और ये इस पे गवर्नमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म। यानी इस पे गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, सरकार का वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म। यानी सरकार है, ऐसा नहीं है उसी के अंडर में आते हैं लोग, लेकिन यहां सरकार का वैल्यू नहीं रहता है, किसी एक निजी व्यक्ति का। अब ये हम लोग क्या समझे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी में समझ गए, इस चारों कारक पर किसका अधिकार हो गया, किसी निजी व्यक्ति का। तो जब इस चारों पे सरकार का अधिकार हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल भी हैं कुछ, उदाहरण जान जाए हम लोग, जैसे यूएसए, अमेरिका हो गया, दूसरा जर्मनी हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कैपिटल इकोनॉमिक्स को मानते हैं। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा को भी हम लोग समझ जाते हैं, दूसरा क्या है इसको देखें ध्यान में। दूसरा, तो दूसरा हम लोग के पास क्या आ गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या समझे हम लोग, अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का हम लोग अर्थ समझेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे, अब तो यहां से क्लियर हो गया। अगर ये मालूम हो गया
कि उत्पादन के सभी कारक पर किसका अधिकार है? किसी निजी व्यक्ति का। तो जब उत्पादन पे सरकार का, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देखे थे, रेलवे का एग्जाम्पल देखे थे, सभी सरकार का था। फिर एक कंपनी यहाँ देखे थे, सभी एक निजी व्यक्ति का था। तो जब किसी देश में निजी का, अब ये मत समझ जाइएगा कि यूएसए में यहाँ पे सब चीज कैपिटल इकोनॉमिक्स है तो सब चीज अब वही है, सरकार कुछ है ही नहीं वहां पे, नहीं है। पुलिस वुलिस रहेगा ना उसके पास, वो सब है, जो भी है सरकारी वो है, लेकिन इसका परसेंटेज वहां पे क्या है? ज्यादा है। भारत में क्या है? दोनों लगभग इक्वल है, ये पूंजीवादी भी और सोशलिस्ट भी। जो हम लोग देखते हैं तो हम लोग को बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाता है, और ये सोशलिस्ट। समाजवादी का अर्थ समझे, यानी उत्पादन के सभी कारकों, सभी कंपोनेंट्स पर सरकार का अधिकार, यानी उसका ही मालिकाना हक हो, अधिकार हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखें यहां पे, जब उत्पादन के सभी कारक पे अब सरकार का अधिकार हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका मकसद क्या है? मकसद एम क्या है? तो मकसद तो मेन यही है, समाज में भेदभाव नहीं हो, समाज में भेदभाव नहीं हो। तो समाज में भेदभाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे सरकार का अधिकार है, आप कॉमन सेंस लगाएं तो सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी लोगों को बराबर होगा, जो भी लोग होंगे वहां बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी को समान रूप से बांटेंगे, जिस कारण अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो समान रूप से सब नौकरी करेंगे हम लोग। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भेदभाव नहीं होगा समाज के साथ। लेकिन वहां पे कैपिटल इनकम थोड़ा क्या हो जाएगा? इसके अपेक्षा कम, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे निजी स्वामित्व कम है, मालिकाना हक मालिक कम होते हैं, यहाँ पे सबको बराबर अधिकार देना है, तो भेदभाव नहीं होगा। इसका मेन क्या है? इसको समाज को ध्यान में रखा जाता है, इसमें समाज का ध्यान रखा जाता है, ये समझ गए। दूसरा, इसमें ही सरकार, यानी सरकार का रोल देखें, सरकार का रोल है, यानी सरकार ही है मालिक, यही मालिक है, सरकार ही मालिक है। अगला, कुछ देश हैं, उदाहरण के लिए क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया भी इसी में आता है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये सब क्यूबा। तो क्यूबा, ये सब देश में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे कि पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी में क्या देखे? समाज के साथ भेदभाव नहीं है, समाज को ध्यान में रखा गया है, और उत्पादन के सभी कारकों पर किसका अधिकार है? बस इसी का सरकार का। तो उदाहरण के लिए क्यूबा, नॉर्थ कोरिया देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे? पूंजीवादी देख लिए, समाजवादी देख लिए, अब हम लोग देखेंगे इसमें उत्पादन के सभी कारकों, यानी चारों कारकों पे किसका? सरकार और निजी दोनों का अधिकार हो। तो जैसे भारत, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में कौन सा इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीसरा, हम इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे क्योंकि इसका तभी है कुछ काम, तो इसको हटाते हैं। आप लोग इसको लिखे होंगे, मेरे साथ अगर लिखे होइएगा तो लिख लें, रोक करके हम इसको हटाते हैं। अब यहां पे देखें, इधर मकसद तो हम लोग को क्लियर हो गया
कि पूंजीवादी में पैसा कमाना था तो समाज में भेदभाव था, जब सरकार के पास आया तो समाज में भेदभाव नहीं रहा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग देखें आप, इस पे सरकार से लेकर निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, यानी इसमें दोनों मालिक हो सकते हैं। इसको देखें तीसरा को थोड़ा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी बराबर मिक्सवादी, मतलब कि मिक्स यानी पूंजीवादी ये भी रहेगा इसमें प्लस समाजवादी बराबर मिश्रित हो गया। यानी इसमें सरकार का भी योगदान रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। दोनों जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यानी इसका मकसद क्या है कि दोनों में ध्यान में रखा जाए, जब उत्पादन के सभी कारकों पर सरकार और सरकार के साथ साथ निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल है भारत, सबसे VBI है, याद रखेंगे VBI उदाहरण है इसका भारत में कौन सा इकोनॉमिक पाया जाता है, ये सभी एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं, इसको याद रखेंगे, सबसे VBI है ये सारे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो और ये भी याद रखेंगे डिफिनीशन, ये भी VBI है। मतलब कि पूछा जाता है, यहां ध्यान रखेंगे एक साथ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे, यानी मिक्स इकोनॉमी किसको कहते हैं। तो ये जरूर लाइन याद रखें, सरकार प्लस निजी, ये दो याद रखेंगे लाइन, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि मिक्स इकोनॉमी किसको कहेंगे। तो जब सरकार और प्राइवेट दोनों का रहेगा तो वहां पे उसको कहेंगे हम लोग। तो हम लोग ये तीन चीज, इसका मकसद क्या है, समाज में भेदभाव भी ना हो और पैसा भी आए, दोनों मकसद होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड। मकसद तो समझ गए आप लोग, दोनों का मिला देना वो मकसद हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे थोड़ा, और इसके जो डिफरेंट आधार पे टाइप होते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र, अर्थ में क्या होता है पैसा, और व्यवस्था में होता है शासन प्रणाली सिस्टम। तो इसका सही तरीका से चलना, मुद्रा का सही तरीका से चलना, तो मुद्रा का विनिमय कब होगा, लेन देन एक्सचेंज कब होगा, जब उधर से सामान मिलेगा तो उसका उत्पादन हुआ होगा। जब उधर उत्पादन किया जाएगा, जब उसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो वस्तु हमको मिलेगा पैसा से। तो उस वस्तु का क्या करेंगे, उत्पादन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये सब चीज चाहिए, लेबर चाहिए यानी वर्कर चाहिए, और वो क्या जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा लगाने वाला चाहिए, ये इतना चीज चाहिए। और इसी चार कारकों पर जब किसी एक व्यक्ति निजी का अधिकार हो जाए, निजी व्यक्ति का, तो उसको पूंजीवादी कहेंगे। जब सरकार का अधिकार हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, समाजवादी। और जो दोनों मिक्सअप हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक। अब हम लोग इसको बांटेंगे दूसरे आधार पे। तो ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ और टर्म चलते हैं, जैसे कुछ और इकोनॉमिक है। अब वो इकोनॉमिक्स के टाइप्स है, मैक्रो और माइक्रो, समष्टि और सूक्ष्म। तो इस आधार पर हम लोग उसको बांटेंगे। जैसे ये इकोनॉमिक्स समझे छोटे टाइप, यानी एक घर के फैमिलियर में हो,
कुछ पैसा देते हैं, उससे घर चलता है। कोई कंपनी हो, 4 कर्मचारी हो, 10 कर्मचारी हो, तो इसका इकोनॉमिक्स का प्रकार हम लोग को पढ़ना है। यानी अब हम लोग को फिर पढ़ना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जब भी हम ये लिखेंगे समझेंगे इकोनॉमिक्स, तो इस इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, इसको जान जाए पहले। और जो अभी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप के बाद कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे हम लोग, ये देखेंगे किस कारण फादर हुए, इस भी देखेंगे हम लोग। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे 2 टाइप्स का, एक ये और दूसरा ये। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये याद रखेंगे, मैक्रो। और ये दूसरा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो और माइक्रो में अंतर समझेंगे थोड़ा सा। तो माइक्रो और मैक्रो क्या है इसको देखें। तो माइक्रो जो हुआ, यहां से स्पेलिंग देखेंगे, उससे इसको कहते हैं समष्टि और इसको कहते हैं सूक्ष्म। ये देख लिए हम लोग, तो 2 देख लिए हम लोग। इसमें क्या है कि इस वैसी अर्थव्यवस्था जो कि कौन चलाए, समझे, देश और राज्य, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो देश या राज्य में चलती हो उस अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो परिवार में चले या कंपनी में चले, कोई समझ गए, एक कंपनी होगा, उसके कुछ कर्मचारी होंगे जो उस कंपनी पे डिपेंड होंगे, परिवार का एक मुखिया होता है डिपेंड, उसी तरह यहाँ पे सरकार होता है, देश होता है बड़ा। तो जब लार्जर स्टेज में इसका अध्ययन किया जाए तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, जब छोटे स्टेज पर इसका अध्ययन किया जाए। तो इसी के बारे में सबसे पहले एडम स्मिथ बताए थे। तो इसीलिए जनक किसको कहा जाता है, जनक इसका कहा जाता है एडम स्मिथ को। और यही एडम स्मिथ याद रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। आगे हम इनका देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। तो ये एडम स्मिथ, इसके बारे में जानकारी कौन दिए थे, इस पे बड़ा विवाद भी हुआ था, याद रखेंगे। तो ये जो जनक हैं ये लेके आए ही थे कौन, इनका नाम है जॉन मैनार्ड किन्स। ये दोनों बांट दिए हम इसे, जॉन मैनार्ड किन्स। जॉन मैनार्ड किन्स। तो ये समझ गए 2 हम लोग। जब छोटा स्तर पर स्टडी किया जाए इकोनॉमिक्स को तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो। जब बड़ा स्तर पर किया जाए तो मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो ये हो गया। दूसरा कुछ और टर्म है, जैसे काला धन। काला धन के बारे में जानकारी दे दे आप लोग को। काला धन क्या है, काला धन, इससे एक टर्म निकलेगा पैरेलल इकोनॉमिक्स, समानांतर अर्थव्यवस्था, फिर डुअल इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं काला धन। तो काला धन वैसा धन जिसपे टैक्स नहीं दिया गया हो, चोरी किया हुआ धन, बिना टैक्स दिया गया, क्या होगा, काला धन ही होगा। वैसा धन जिस पर, वैसा धन जिसका, वैसा धन जिसका टैक्स यानी कर नहीं दिया जाता है, यानी सरकार से छुपा के रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, काला धन। काला धन नहीं, काला धन टैक्स हो गया, काला धन, काला ब्लैक मनी सुने होंगे आप लोग। तो काला धन समझ गए। अब इसी काला धर्म से याद रखिएगा, धर्म नहीं सॉरी गलत हो गया, धन। काला धन से याद रखिएगा कि अगर काला धन किसी देश में ज्यादा बढ़ जाए, यानी भ्रष्टाचार बढ़ जाए, इनडायरेक्टली कहें तो
तो फिर वहां एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। और वो कब होता है, इस धन का तो सरकार को पता नहीं रहता है। इस धन को सरकार को अगर सरकार को पता चल जाए तो टैक्स ले लेगा वो। तो सरकार को इस धन का पता नहीं होता है। पता होता तो टैक्स ले लेता। फिर तो इसी आधार पर एक क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी, उसको कहते हैं समानांतर इकोनॉमी। क्या कहते हैं? पैरेलल, समानांतर यानी पैरेलल इकोनॉमी, अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था। कब? जब काला धन बढ़ जाए। जब काला धन बढ़ जाए तो कौन सा इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है? पैरेलल इकोनॉमी, सरकार के समानांतर चलने लगती है। जब काला धन बढ़ जाए, काला धन बढ़ जाए तो उसे पैरेलल समानांतर इकोनॉमी कहते हैं। तो उसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा कुछ और टर्म है, जैसे टर्म देखें हम लोग यहाँ पे, क्या टर्म देखें? पैरेलल इकोनॉमी। तो यहां देखेंगे हम द्वैध इकोनॉमी, द्वैध अर्थ व्यवस्था। रेड कलर से लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। और इसको हम लोग कहते हैं डुअल इकोनॉमी। तो ये क्या होता है? ये अच्छा चीज है, ये खराब चीज नहीं है द्वैध। ये तो बहुत खराब चीज है। पैरेलल इकोनॉमी, इसको समझना बहुत देश के लिए खतरा है, ये बहुत घातक है। याद रखें, द्वैध इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी क्या होता है? वैसा इकोनॉमी जिसमें परंपरागत यानी पिछला और आधुनिक दोनों का मिलान हो, वैसा इकोनॉमी, वैसा अर्थव्यवस्था। नाम से स्पष्ट है डुअल, जिसमें परंपरागत और आधुनिक व्यवस्था हो, उत्पादन का व्यवस्था हो, उसे द्वैध कहते हैं। द्वैध अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अभी तक हम लोग इस आधार पे बांटे। पहले क्या बातें? उत्पादन के कारक के आधार पे देखे हम लोग। कितना किए क्लियर? हम लोग उत्पादन के आधार पे 3 किए। पूंजीवादी, उत्पादन के कारक 4 थे, पूंजीवादी, समाजवादी और आपका तीसरा मिक्स यानी मिश्रित। फिर उसके बाद से हम लोग एक और देखे, माइक्रो यानी साइज के आधार पे, बड़ा और छोटा के आधार पे। लार्जर देखे तो मैक्रो और माइक्रो। इस टर्म को ध्यान देंगे, इस टर्म को, माइक्रो यहां पे मैक्रो, बस इससे सूक्ष्म, छोटा और बड़ा। फिर कुछ और टर्म है, जैसे उसको देखें हम लोग, ओपन और बंद इकोनॉमी। पहले ये देखें, बंद अर्थव्यवस्था। ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा आपको। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। अब क्लोज्ड इकोनॉमिक्स क्या है? सिंपल सी, अब ऐसा कोई देश तो नहीं ही है, लेकिन है, मिलता भी है, जिस पे प्रतिबंध लग जाए। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बंद हो जाए। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसी एक जगह से दूसरे जगह लेबर, पैसा नहीं भेजा जाए, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका समझें कि किसी देश में वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो
निर्यात हो और ना ही आयात हो, और ना ही आयात हो, ना ही एक्सपोर्ट हो, ना ही इंपोर्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हो। तो उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये वीडियो जब ये खत्म हो जाएगा, ये बेसिक इकोनॉमिक्स से खत्म होगा, तो इसके बाद हम लोग एक और वीडियो पे जिसका इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसको आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे अभी के प्रेजेंट में कौन देश है एग्जाम्पल के तौर पर? तो नॉर्थ कोरिया तो फेमस है, नॉर्थ कोरिया, ये याद रखिएगा। यहाँ का राजा शासक तानाशाह किम जोंग, हम ना आएंगे ना जाएंगे, वही हाल है इसका। तो ये क्या है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा दिए। ऐसा कोई कंप्लीटली रूप से ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां सब चीज बंद हो, आता जाता है। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स के आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा दिए, जिस कारण हम लोग ये क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल में रखे हैं। ब्राजील भी नहीं करता है अभी प्रेजेंट में, तो कुछ देश हैं तो वो अभी नहीं करते। तो याद रखेंगे क्या, नॉर्थ कोरिया, जहां पे ना ही क्या हो, आयात हो, ना ही निर्यात हो, और खुला बाजार, यानी पूरा अपना मार्केट खोल के रख दिए, वो है ये देश। सिंगापुर, अमेरिका, ओपन, यानी जिसको खुला अर्थव्यवस्था कहेंगे, खुला अर्थव्यवस्था, और ओपन, यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इकोनॉमिक्स। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात में कम प्रतिबंध हो, बहुत कम प्रतिबंध, यानी सारा देश उससे व्यापार करे तो बहुत कम प्रतिबंध हो, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें हम बोल भी रहे हैं तो उससे आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, जिसमें क्या हो, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध कम हो, प्रतिबंध कम हो, यानी प्रतिबंध एकदम खत्म हो नहीं हो, प्रतिबंध कम हो, उसे खुला यानी ओपन, ओपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओपन इकोनॉमिक्स कहते हैं। एग्जांपल में सिंगापुर एकदम खुला मार्केट है, सिंगापुर, यूएसए, ये सब है एग्जांपल में। यूएसए, सिंगापुर, जापान भी है, जापान तो सबसे आगे है, यूएसए उससे भी आगे है। सब अब एक दूसरे में लड़ाई लड़ते रहता है, हम आगे हम आगे। तो ये आप क्या देखें कि इस देश में जापान, सिंगापुर बोल रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा नीचे तो हम बोल दे रहे हैं, आप समझ आइए। यूएसए, अमेरिका, सिंगापुर, ये सब में खुला है, यानी बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर प्रतिबंध बहुत कम है, तो इसको हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इसको बंद इकोनॉमी, द्वैध इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी। अब ये हम लोग इतना इकोनॉमिक्स के ये टाइप्स देखें। अब हम लोग कुछ देखेंगे इस पे पुस्तक, कुछ इस पे कुछ इकोनॉमिक्स की जानकार हैं जो किताब लिखे हैं उनके बारे में। इस एडम स्मिथ का एक किताब था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसमें इन्होंने टैक्स का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अल्फ्रेड मार्शल हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे हैं। तो ये कुछ पुस्तक हम लोग, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स लिखे हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंट्रोड्यूस किए, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इसको हम हटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या मेरे साथ लिखिए। एडम स्मिथ के बारे में ये सब कुछ जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जाने अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हम लोग इनको जान जाए थोड़ा सा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
अब ये है एडम स्मिथ, एडम एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ये थोड़ा नाम याद रखेंगे, एडम स्मिथ। तो इनको फादर का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी? ये 1776 में। तो इसमें उन्होंने कहा क्या था कि जिसके कारण फादर थे, इसमें उन्होंने टैक्स का सिद्धांत, और पहली बार ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके आए थे, तो इसमें उन्होंने टैक्स का सिद्धांत दिया था, टैक्स का सिद्धांत। ये नाम याद रहे, टैक्स का सिद्धांत याद रखेंगे, टैक्स का सिद्धांत दिया था, यानी टैक्स के बारे में बताए थे, टैक्स का सिद्धांत यानी टैक्स के बारे में बताए थे, टैक्स के बारे में बताए थे। तो पहला तो ये हो गया इकोनॉमिस्ट, यानी अर्थशास्त्री कौन हो गए? एडम स्मिथ, जो फादर है। इसके बाद अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में दूसरे आए, जिनको सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, वो थे कार्ल मार्क्स। इनका नाम याद रखें, कार्ल मार्क्स। अब इनका एक पुस्तक था, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, दास कैपिटल, दास कैपिटल। उसमें इन्होंने क्या कहा था जिस कारण इनको फादर का दर्जा मिला? ये कहे थे कि अभी तक हम लोग जो देखे अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखे। अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट है कहें कि समाज के लिए होना चाहिए। फिर आ गई है सोशलिस्ट विचारधारा के, तो क्लियर दिखने लगा कि इनके अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य, अर्थशास्त्र का उद्देश्य समाज की, यहां टर्म याद रखेंगे, समाज की प्रगति के नियम की खोज करना, प्रगति के नियम की खोज करना। आप क्या देखें, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें। इधर टेक्स्ट में एडम स्मिथ हो गए, इधर ये माइक्रो के भी फादर हैं, आप याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स क्या कहें कि इनकी पुस्तक दास कैपिटल में कहें कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य यानी इकोनॉमिक्स का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये समाज की प्रगति की नियम को खोज करे, यानी समाज की प्रगति के लिए काम करे, ये अर्थशास्त्र। अब ये समाज के लिए जोड़े तो एक और हुए अर्थशास्त्री जिनका नाम था रॉबिन्सन। अब ये क्या याद रखें इनका, रॉबिन्सन। अब रॉबिन्सन क्या बोले कि अर्थशास्त्र जो है वास्तविक साइंस है, रियल साइंस है, यानी वही साइंस है, बाकी सब साइंस खत्म। जो अपने अपने सब्जेक्ट में रहते हैं उसी को वो ज्यादा करते हैं। अर्थव्यवस्था वास्तविक साइंस है, ये लाइन रियल साइंस, यानी ये लाइन याद रखेंगे, वास्तविक साइंस है। और ये इन्होंने कहा था, इनकी एक पुस्तक थी, उसके बारे में भी जान जाए, इनकी पुस्तक, उसके बारे में जान जाए। पुस्तक का नाम याद जरूर रखेंगे आप लोग, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी साइंस। तो इनकी पुस्तक हो गई है। रॉबिन्सन, अभी तक हम लोग इनको देखें, पहले इनको देखें, एडम स्मिथ ये तो शुरू से ही थे, कार्ल मार्क्स ये समाज को एंट्री कराएं, इसमें समाज ये सही है, ये गलत नहीं है। तो इस कारण इनको याद रखेंगे, इसी कारण इनको फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये जनक हैं
किसके? समाजवादी अर्थव्यवस्था के। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है। अच्छा, इनका देखे रॉबिन्सन का। इसके अलावा एक पुस्तक जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा VVI है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको जरूर VVI कर लें। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ एग्जाम प्रिंसिपल सिद्धांत किसके? इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये किन के लिखे हैं? अल्फ्रेड मार्शल के। ये हैं मार्शल। मार्शल नाम फेमस है, याद रखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये याद रखेंगे आप लोग, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। अब यहां तक हम लोग जाने तो कुछ एक चीज और जान जाए जो इससे हटके है। अभी तक जो हम लोग पढ़े अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र खुद एक पुस्तक है, ये भी जान जाए हम लोग। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है? पुस्तक है। और इसके लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है उनको। तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा। इसके लेखक हैं, अब इसका संबंध जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। लेखक हैं चाणक्य, इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, या विष्णुगुप्त। अब इसका संबंध अर्थशास्त्र नहीं है, ये याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स का है। इसका विषय कुछ और है। ये जो विषय है ये राजनीति है। ये तो पुस्तक हो गया, और इसका संबंध किससे है? विषय जो है राजनीति से है, राजनीति और लोक प्रशासन से है। तो ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र पुस्तक है तो अर्थशास्त्र टिक दिए, संबंध किससे है? तो अर्थव्यवस्था से है, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका संबंध राजनीति से है। और ये चाणक्य को जानते होइएगा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक चाणक्य याद रखिएगा। इससे कोई संबंध नहीं है, इससे एकदम अलग, इससे है ही नहीं, इससे संबंध इसका एकदम अलग है ये। ठीक है, इसको अलग ही बॉक्स बना के इसको घेर लीजिएगा कि ये अलग सब्जेक्ट है, इसका राजनीति से संबंध है, ना कि इससे। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया। अब हम लोग GDP ये सब पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।